अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशी खुशी अपना टाइम गुजार रहे होंगे। आज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ टार्ट्स के कुछ बाकी दो तीन कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अभी बाकी हैं। वो हम फाइनल करते ही जैसे ही उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हम सब्जेक्ट उसके ऊपर जो है मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी। तो हम साथ में उससे मैंने दो चार और वीडियोस कर दी थी अपलोड, जो मुझे कमेंट्स आते रहे और इम्पोर्टेंट लगे तो मैं उनको भी करती गई। मिसाल के तौर पे फैमिली लॉज हैं, उनको भी अगर बीच में हम करते आएंगे एक एक करके तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ वो भी कवर होते जाएंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। विकेरियस लायबिलिटी, ये आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ टार्ट्स का। अब ये जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी की मायने होती है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन इसकी मायने होती है और लायबिलिटी के जो अपने जो बेसिकली जो काइंड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट होती है ऑक्यूपर्स लायबिलिटी, सेकंड एम्प्लॉयज़ लायबिलिटी एंड थर्ड होती है विकेरियस लायबिलिटी। तो हम इनको अब जो है लायबिलिटी को डिटेल में नहीं पढ़ रहे, ये एक और ही टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ टार्ट्स की हद तक जो है विकेरियस जो लायबिलिटी है उसको हम पढ़ते हैं और उसमें हम ये पढ़ेंगे इसको क्या होती है ये, और फिर जो इसके जो इम्पोर्टेंट केस लॉस हैं वो कौन से थे जो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। वो एग्जाम्पल करके देते हैं, फिर पूछते हैं कि ये किस चीज़ में, किस प्रिंसिपल, किस लॉ में फॉल करते हैं। तो लेट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो vicarious liability means the liability in which one person is liable for the wrongful act of an other person। अब मिसाल के तौर पे सर्वेंट है, एजेंट है या कोई पार्टनर है किसी फर्म का, तो अब इसको हम यूँ कहेंगे कि मतलब किसी और के रॉन्गफुल एक्ट का कोई और ज़िम्मेदार हो। यानी कि सादा अल्फाजों में कहा जाए जैसे कि करे कोई भरे कोई। अब अगर सर्वेंट कोई एजेंट पार्टनर कोई मिस्टेक करता है तो उनके जो होंगे उनके सुपरविजन में जो भी होंगे वो लाइबल होंगे। तो इसी को कहते हैं विकेरियस लाइबिलिटी। अब सामन ने इसको डिफ़ाइन किया था कुछ इस तरह से कि उन्होंने कहा usually every person is responsible for all of his acts himself, but in some circumstances one can be liable for other though he was innocent। यानी कि उसने भी सामन ने भी तकरीबन उसको सेम ही डिफ़ाइन किया है। फिर उसके अब जब एग्जांपल्स हैं, मिसाल के तौर पे आप मेडिसन है बेचता है कोई सर्वेंट है किसी का शॉप पे, मेडिकल स्टोर पे, तो उसका उसे अगर वो गलत बेच देता है, पॉइज़न बेच देता है, तो फिर कोई मर जाता है तो फिर वो उसके जो मालिक है उस मेडिकल पूरे जो है शॉप या वो बिज़नेस उस पर केस कर सकता है। या फिर मिसाल के तौर पे हमने डॉग का एग्जांपल पढ़ा था कि डॉग ने रॉन्ग कर दिया तो उसके मास्टर जो था उसको अगेंस्ट जो थी लायबिलिटी क्रिएट हो गई थी। या फिर बच्चे वगैरह होते हैं स्ट्रीट में खेलते हैं, अब थोड़ा बहुत वो पड़ोसियों का कोई नुकसान कर देते हैं तो फिर उसका भी ज़िम्मेदार कौन होता है, उनके पेरेंट्स होते हैं। तो ये उसके छोटे से एग्जांपल्स थे। फिर नेक्स्ट ये है कि ये जो विकेरियस लायबिलिटी है ये थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स पे फॉल करती है, उनमें फॉल करती है। अब उसमें फर्स्ट है मास्टर एंड सर्वेंट, सेकंड है प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड थर्ड है पार्टनरशिप फर्म के जो आपसी में जो उनका रिलेशनशिप होता है वो। अब इन तीनों में ये फॉल करती है, यानी कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट का जिम्मेवार होता है। और एज़ पर पार्टनरशिप एक्ट है वो हमने पढ़ा हुआ है, उसके मुताबिक भी हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एक एजेंट ही तस्वर किया जाता है। तो इन तीनों तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं इनमें ये फॉल करती है।
अब क्या होता है कि अगर सर्वेंट या एजेंट है, कोई भी अगर वो कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देता है और जो उसका मालिक है, ओनर है, प्रिंसिपल है, तो वो जो है अगर उसको रेटिफाई कर देता है, मीन्स जस्ट ये कह देता है कि एडमिट करता है कि हाँ ये मेरा एजेंट है या मेरा सर्वेंट है, तो ये इनफ होता है कि वो उसके अगेंस्ट जो है लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए। लेकिन अगर वो मान लीजिए वो नहीं भी करता, उसको एडमिट नहीं करता और फ्रॉडुलेंटली, समटाइम्स क्या होता है कि जब कोई गिल्ट माइंड लोग होते हैं, वो आपसी मिले हुए होते हैं, अगर वो कोई एजेंट सर्वेंट होता है उसके थ्रू कोई गलत काम करवाता है, यानी कि इंटेंशनली करवाता है, तो मिसाल के तौर पे किसी का मर्डर ही करवा लेता है, तो फिर भी मतलब वो अगर ये कह दे कि नहीं ये तो मेरा एजेंट ही नहीं, मेरा कोई इससे वास्ता ही नहीं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स अगर रेटिफाई नहीं करता तब भी एविडेंस के थ्रू जो है उसको अप्रूव किया जा सकता है और फिर उसके अगेंस्ट विकेरियस लायबिलिटी जो है उसका केस फाइल, सूट फाइल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट इसमें एक और भी पॉइंट है, मिसाल के तौर पे जो लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप्स। अब इसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे जो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू जो ओनर होता है समटाइम्स केस फाइल करता है अपने एजेंट के थ्रू, तो उसमें भी ये जो एजेंट है ये उसका एजेंट होने की वजह से अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो इसका ओनर यानी कि मास्टर ही जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। इसको कहते हैं लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप्स। फिर अब हम आते हैं विकेरियस लाइबिलिटी के कुछ अहम जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं उनकी तरफ आते हैं, और वो एग्ज़ाम्स में तकरीबन आते रहते हैं। तो इसका जो फर्स्ट जो केस लॉ है वो था हेमलिन वर्सेस जॉन एंड हॉस्टिन कंपनी लिमिटेड का, और ये 1903 यानी कि 1903 का केस था। अब इस केस में क्या हुआ था कि जॉन और हॉस्टिन जो थे ये दोनों ही पार्टनर्स थे, इनकी कंपनी थी, और ये हेमलिन जो था इसकी भी सेपरेट से अपनी कंपनी थी। अब ये जॉन क्या करते हैं, ये जॉन क्या करते हैं कि जो हेमलिन है इसके एक क्लर्क से या फिर उनका कोई सर्वेंट था, एजेंट था, उनकी कंपनी के सारे जो सीक्रेट्स हैं वो रिवील करवा देता है। अब रिवील करवा देता है और फिर उसको हार्ट करने की यानी कि डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही हेमलिन को ये सब पता चल जाता है तो वो केस फाइल करता है जॉन एंड हॉस्टन कंपनी पे, यानी कि सिर्फ जॉन पर नहीं करता, दोनों ही पर करता है। तब ये जो मिस्टर हॉस्टन हैं ये आकर ये डिफेंस लेते हैं कि भाई ये सब कुछ तो जॉन ने किया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं, ये उसका अपना ज़ाती फेल है, उसका रॉन्गफुल एक्ट है, मुझे क्यों इसमें इन्वॉल्व किया गया। तब फिर कोर्ट इस केस में यूँ डिसाइड करती है कि चूँकि आप वन कंपनी में, एक कंपनी में जॉइंट जो थे पार्टनर्स थे, इसीलिए ये जो लॉ है आप पर लागू होता है, अप्लाई होता है, और आप दोनों ही लाइबल होंगे। तो इस केस में क्या हुआ था, फिर जॉन एंड हॉस्टन दोनों ने ही हर्जाना भरा था। फिर नेक्स्ट दूसरा एक केस था, बहुत फेमस केस है, ये है लाइट वर्सेस ग्रेस स्मिथ कंपनी 1912 का। अब ये 1912 का केस है। अब इसमें लाइट जो है, लाइट एक विडो वूमेन होती है, और ग्रेस स्मिथ कंपनी जो है ये एक रियल इस्टेट कंपनी होती है, एजेंसी होती है, रियल इस्टेट एजेंसी जैसे हमारे यहाँ होती है। अब ये लाइट क्या करती है कि ये एक विडो वूमेन होती है, इसके पास होती है कोई 2-4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये लेकर जाती है इस कंपनी में, रियल इस्टेट कंपनी थी, तो वहाँ उनका कोई सर्वेंट, एम्प्लॉई, एजेंट जो है वो उनको मिलता है जिसका नाम था सैंडल्स। अब ये सैंडल्स से मिलती है, ज़ाहिर ग्रेस स्मिथ कंपनी, ये तो ओनर्स हो गए ना, तो नीचे जो काम कर रहा था अमला, तो ये सैंडल्स जो था वो था, और सैंडल्स से मिलती है।
अब सैंडल्स क्या करता है, और सैंडल्स से वो एडवाइस लेती है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह इन्वेस्ट करूं कि उसको मज़ीद उसमें उससे एडवांटेज हासिल कर सकूं। चूँकि मैं एक विडो वूमेन हूँ और कोई काम नहीं करती, तो वो उससे एडवाइसेस लेती है। तो सैंडल्स क्या करता है, उसको एडवाइस करता है कि आप जो है ना कंपनी के शेयर्स वगैरह ख़रीदा करें और फिर उसको सेल आउट कर दिया करें, इससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट रहेगा। अब ये एडवाइसेस देता है और इसी तरह कुछ हेरा फेरी करके ये सैंडल्स फ्रॉडुलेंटली उसके जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं लाइट के प्रॉपर्टीज़ के, वो अपने नाम कर लेता है। फिर ये भाग जाता है। अब जब ये भाग जाता है तो ये जो मिस लाइट है ये केस करती है ग्रेस स्मिथ कंपनी पर कि आपके जो एम्प्लॉय ने मेरे साथ फ्रॉड करके मेरी प्रॉपर्टी करके वो भाग गया है। तब भी जब वो उसने केस किया लॉयड ने, तो ये ग्रेस स्मिथ कंपनी के जो भी थे मालिक थे मैनेजर थे, वो आकर अ, यही डिफेंस लेते हैं कि ये तो हमारा एम्प्लॉय था, हमारा सर्वेंट था, ये उसका अपना एक ज़ाती फ़ेल था। अ, तो हम कैसे लायबल हो सकते हैं। तो तब भी कोर्ट ने उसमें इस केस में ये डिसाइड किया कि चूँकि भले वो आपका था, लेकिन यहाँ इस लॉ के मुताबिक आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। विकेरियस लाइबिलिटी के रूल के मुजिब आप उसके रिस्पॉन्सिबल है, और फिर इन्होंने हर्जाना जो है वो लाइट को भर के दिया था। अब इस केस में अपील भी हुई थी। फिर अपील में भी जो लाइट है, अपील में इन्होंने ये डिफेंस लिया था कि भाई आपने क्यों उसको सिग्नेचर करके दिए प्रॉपर्टीज़ के। तब लाइट ने कहा कि मैंने तो उसको आपका ही एजेंट तस्वर किया, तो मैं तो इतनी नहीं थी, वो इतनी मुझे तो जानकारी नहीं थी इन मामलात की, तो मैंने तो उस पर ट्रस्ट किया आपकी कंपनी का समझ के। तब अपील में जब जाता है तब भी ये मिस लॉयड जो है केस जीत जाती है इस प्रिंसिपल के, विकेरियस प्रिंसिपल के बेस पर। फिर इसमें एक और केस था, हैदर वर्सेस बिस्मिल्लाह ऑयल कंपनी। अब ये जो बिस्मिल्लाह ऑयल कंपनी थी, इसका कोई ड्राइवर था, इसकी कोई ट्रांसपोर्ट थी। अब इनके जो ड्राइवर ने क्या किया था, ये मतलब ऑयल कंपनी थी, ये ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट करती थी। तो इनके एक ड्राइवर ने, एक ट्रक ड्राइवर ने एक एक्सीडेंट से किसी का मर्डर कर दिया और किसी पर्सन को इंजर्ड भी कर दिया। अब उसके बाद ये जो उनका कोई मालिक था हैदर, ये आकर केस फाइल करता है उनके अगेंस्ट, यानी कि इस कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करता है, बिस्मिल्लाह ऑयल कंपनी के अगेंस्ट। तब अब होता क्या है कि ये जो इनका जो ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, अब इसने खुद क्या किया था कि एक फ्रेंड को जो है वो ड्राइविंग के उस वक्त दिए रखी थी। अब इसके एक्चुअली में इसके फ्रेंड ने फिर वो एक्सीडेंट कर दिया था। तब बिस्मिल्लाह ऑयल कंपनी ने आकर ये डिफेंस लिया केस में कि ये तो हमारा ड्राइवर है ही नहीं, तो फिर हम क्यों लायबल हों। तब फिर कोर्ट ने यहाँ इस केस में भी यही डिसाइड किया था ये फाइनली कि चूँकि आपका वो बिल्कुल, भले ही वो आपका रियल जो था ड्राइवर नहीं था, लेकिन चूँकि ये सारा सिस्टम आपके अंडर था, आपके जो अपने जो रियल जो आपका ड्राइवर था उसने उसको हैंड ओवर किया था टेम्परली फॉर वन टाइम, तो सारा ये सिलसिला आपके अंडर ही था। इसलिए इस केस में कोर्ट ने इस कंपनी के साथ साथ उस ड्राइवर को भी विकेरियस लाइबिलिटी के अंदर जो है रिस्पॉन्सिबल करार देकर हर्जाना वसूल किया था। फिर इसमें एक और प्रिंसिपल आ जाता है, द लोन ऑफ एन एम्प्लॉय। अब लोन ऑफ एन एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि टेम्परली जो है एम्प्लॉय अपना जो है किसी को हायर कर देना। अब इससे रिलेटेड भी एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ था जिसका नाम था हार्बर बोर्ड वर्सेस कॉगिन्स गिरिफ्थ लिमिटेड कंपनी। ये 1947 का केस था। अब इसमें क्या हुआ था कि ये जो थे
हार्वर्ड बोर्ड जो कंपनी थी, इन्होंने क्या किया था कि इस कॉगिन्स कंपनी से एक ड्राइवर जो है वो लिया था, हायर किया था यानी कि टेम्प्ररी। वो एक्चुअल में उनका ड्राइवर था, लेकिन टेम्प्ररी उन्होंने अपने किसी काम के सिलसिले में, प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनको हायर किया था। फिर उन्होंने उस ड्राइवर की गफलत से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो किसी को इंजर्ड कर देता है। फिर वो जो पर्सन है, एग्रीव्ड पर्सन, वो आकर केस फाइल कर देता है कॉगिन्स गिरफ्त कंपनी के ऊपर। फिर यहाँ पर कॉगिन्स गिरफ्त कंपनी भी आकर वो केस कर देता है हार्बर बोर्ड पर, क्योंकि वो टेम्पररी उन्हीं के अंडर काम करता है। फिर वो उनके पर केस करता है, तो हार्बर बोर्ड कंपनी आकर कहती है कि नहीं, ये एक्चुअल में तो कॉगिन्स गिरफ्त कंपनी का ड्राइवर है, तो हम लाइबल क्यों। फिर कॉगिन्स गिरफ्त कंपनी ये कहती है कि नहीं, बिल्कुल ये हमारा ड्राइवर था, लेकिन इन्होंने हमसे टेम्पररी हायर किया हुआ है, तो ये लाइबल होंगे। फिर कोर्ट ने यहाँ पर भी ये डिसाइड किया इस प्रिंसिपल के तहत, यानी कि लोन ऑफ एन एम्प्लॉय, इस प्रिंसिपल के तहत जो है कोर्ट ने ये डिसाइड किया, चूँकि रियल जो ड्राइवर था वो कॉगिन्स गिरफ्त कंपनी का था, भले ही उनका था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो हायर किए रखा था, इसलिए हार्बर बोर्ड कंपनी अब उसके अंडर वो काम कर रहा था, उससे सैलरी भी ले रहा था, इसलिए इस केस में हार्बर बोर्ड कंपनी को लाइबल ठहरा के उनसे हर्जाना वसूल किया गया। फिर अब विकेरियस लाइबिलिटी के जो ये केस लॉस थे, ये तकरीबन कंप्लीट हो गए। फिर इसमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, लेकिन एक और केस है लास्ट में, वो है नॉर्दर्न आइलैंड ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस पेट्रोलियम कंपनी। अब इसमें क्या हुआ था कि ये जो पेट्रोलियम कंपनी थी, इसके बहुत सारे पेट्रोल पंप्स थे सिटी में, शहर भर में। तो उन अपनी फ्रेंचाइज पे, यानी कि पेट्रोल जो है डिलीवर करने के लिए इस ट्रांसपोर्ट कंपनी से, यानी कि नॉर्दर्न आइलैंड ट्रांसपोर्ट कंपनी से जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो ली थी कि ये हमारा मंथली बेसिस पे उधर ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। अब इनके भी जो थे ड्राइवर, उन्होंने कोई गफलत से उधर कोई यूँ कोई उसका कोई इंसिडेंट है कि वो सिगरेट चलाता है, फिर वो उससे कोई आग लग जाती है, पूरे का पूरा जो एक पेट्रोल पंप है वो बर्नट हो जाता है, पूरे का पूरा जो है जल के राख हो जाता है। फिर अब क्या होता है कि ये जो पेट्रोलियम कंपनी है, ये इनकी हुई होती है इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी थी, उनके यहाँ उनकी इंश्योरेंस हुई होती है। तो ये उनसे जाके वो अपना हर्जाना है, वो हर्जाना तो नहीं कह सकते, इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो जो है उनसे रिकवर करती है, लेती है। फिर क्या होता है कि ये जो सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी है, ये केस कर देती है फिर नॉर्दर्न आइलैंड ट्रांसपोर्ट कंपनी पे, कि हमने उनको जो इंश्योरेंस में भर के दिया, लेकिन ये सारा जो किस्सा है ये आपके जो ड्राइवर थे वो करते हैं, ये इंसिडेंट, ये एक्सीडेंट। तो लिहाजा ये सारी जो नेग्लिजेंट एक्ट है, ये वो करता है, इसलिए हमें आप उसका हर्जाना भर के दें। तब कोर्ट ने फिर आखिर में क्या हेल्ड किया, ये कोर्ट ने आखिर में फिर ये हेल्ड किया कि जो उसका जो नेग्लिजेंस का जो केस था, जो इस इंश्योरेंस कंपनी ने फाइल किया, वो इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के अगेंस्ट जो है डिसाइड किया, और ट्रांसपोर्ट कंपनी को उसके नेग्लिजेंट एक्ट का जो था, जो भी रिज़ल्ट था या ये हुआ एक्सीडेंट, उसका हर्जाना भरना पड़ा था। अब लास्ट में इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो उन 2-3 कुछ एक्सेप्शंस हैं विकेरियस लायबिलिटी के प्रिंसिपल में। अब ये क्या है कि क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम्स में आ जाती है कि विकेरियस लायबिलिटी से रिलेटेड जो
कोई एक्सेप्शंस है तो वो भी बयान करें। तो इसलिए 2-3 पॉइंट्स हैं। अब इसमें फर्स्ट ये है कि इफ़ मास्टर्स रेंडर्ड हिज सर्वेंट टेम्पररी टू एन अदर पर्सन, मतलब टेम्प्ररी अगर वो किसी और को जो है उसके हवाले करता है, देन सच सर्वेंट शैल बी डीम्ड ऑफ सच मास्टर, यानी कि फिर वो जो है उस मास्टर के अंडर समझा जाएगा। जैसे कि हमने इस केस में पढ़ा, यानी कि हार्बर बोर्ड और ये जो केस था कॉगिन्स वाला, कि वो हायर करते हैं, या जो हमने ये रूल पढ़ा लोन ऑफ एंड एम्प्लॉय, हायर करना किसी एम्प्लॉय को, ये एक्सेप्शन उसी में आ जाती है, या वो प्रिंसिपल इसी एक्सेप्शन में आ जाते हैं, यूँ कह लें। फिर नेक्स्ट है इसका वेयर ओनर और प्रिंसिपल हैव नो राइट टू कीप एनी सर्वेंट, मतलब किसी को अगर लीगली कोई पावर नहीं है कि वो कोई सर्वेंट रख सके, ये भी एक एक्सेप्शन है, फिर भी वो विकेरियसली लायबल नहीं होगा। फिर थर्ड लास्ट है कि इफ़ बोथ द मास्टर एंड सर्वेंट बिलोंग्स टू द सेम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, देन मास्टर शैल नॉट बी लायबल टू द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट सर्वेंट्स, यानी कि अगर दोनों ही मास्टर सर्वेंट का जो रिलेशनशिप है या कोई भी जैसे मैंने पहले ये तीनों रिलेशनशिप्स बता दिए, ये अगर इसी में आ जाते हैं कि दोनों ही एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, तब भी जो विकेरियस लायबिलिटी का रूल है उन पर लागू नहीं होगा। ये इनके प्रिंसिपल्स थे। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट ये बच जाती है कि इन केस एम्प्लॉय एंड कॉन्ट्रैक्टर, अब एम्प्लॉय एंड कॉन्ट्रैक्टर जिसमें पूरा एक मतलब बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई आपको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई होती है, उसमें भले वो जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब भी अगर बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है, तब भी उसमें फिर जो एम्प्लॉय है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका मालिक है वो उस पर लागू नहीं होता। यानी कि ये रूल जो है फिर उस पे एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर पे जो विकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल है ये अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे ये हमारा सारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे तो आपको मैं समझती हूँ रिवीजन में जो है बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और थैंक यू सो मच।